हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 एनडीपीएस। फ्रेंड्स, ये जो एनडीपीएस अधिनियम एक्ट है हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम्स में आता है? एमपी एडीपीओ में आता है, साथ ही साथ जो राजस्थान एपीओ एग्ज़ाम है उसमें भी आता है और एमपी एडीजीए में भी आता है। एमपी एडीपीओ के लिए तो आपको पूरा का पूरा एक्ट ही पढ़ना पड़ेगा। फिर भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, जो एनडीपीएस एक्ट है हमारा, ये अप्लाई कब से हुआ है? तो 14 नवंबर 1985 से ये अप्लाई हुआ है। ये जो इसमें दो चीज़ों के बारे में बात की गई है। एक तो बात की गई है नारकोटिक ड्रग। तो जो नारकोटिक ड्रग स्वापक औषधि होती क्या है? तो जो नारकोटिक है वो एक ग्रीक शब्द है। इसका मतलब होता है नार्को, शॉर्ट में इसको बोला जाता है नार्को। तो इसका मतलब होता है स्लीप। ऐसे ड्रग जिनका मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव होता है, जैसे मद्यपान है, नशे के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। इस कारण से हमारी सरकार ने इन सब पदार्थों पर रोक लगा रखी है ताकि लोग इनका मिसयूज़ ना कर सकें, क्योंकि इनके प्रयोग से व्यक्ति क्या हो जाते हैं? एडिक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसमें जो नारकोटिक ड्रग है ये पूरा एक कंप्लीट है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पदार्थ, नारकोटिक ड्रग मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो व्यक्ति की शरीर की जो शक्ति है या तो उसमें इजाफा हो जाएगा या फिर उसमें कमी हो जाएगी। ये दो रूपों में होता है, एक चिकित्सकीय रूप में होता है और एक नशे के रूप में होता है। चिकित्सकीय रूप में तो इसकी उपयोग के लिए इसके लिए कर सकते हो, पर नशे के लिए इसका यूज़ प्रतिबंधित है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दूसरा क्या है? मना प्रभावी पदार्थ, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है क्या? तो इस एक्ट में पीछे जो शेड्यूल दिया गया है उसमें लिस्ट दी गई है। उस लिस्ट में मना प्रभावी पदार्थों के बारे में प्रोविज़न किया गया है। ये लिस्ट है फ्रेंड्स, इसको अभी 2018 में अमेंड भी किया गया है। तो मना प्रभावी पदार्थ जो अनुसूची में पीछे बताए गए हैं, इनके बारे में सारे जो भी अधिकार वगैरह हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए गए हैं। अब ये जो एक्ट है हमारा 1985 का है, तो उससे पहले कोई और लॉ नहीं था क्या? तो उससे पहले और लॉ थे, वो कौन कौन से हैं? तो वो तो था हमारा पहला अफीम एक्ट था, हाँ, जो 1857 वाला था। फिर दूसरा अफीम एक्ट आया था एक और, जो 1878 वाला था। फिर उसके बाद एक और एक्ट आया, द डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। देन उसके बाद आया है हमारा ये एनडीपीएस 1985। ये कानून है, ये 3 आर्टिकल्स की बात करता है मेन। बाकी इसमें बहुत सारे बताए गए, जैसे अफीम है तो अफीम के साथ जो मार्फिन है वो भी आता है। फिर दूसरा कोका है, कोका के साथ कोकीन आता है। फिर तीसरा है कैनेबस, कैनेबस में चरस, गांजा, भांग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मेन इस लॉ को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवैध व्यापार है, जो स्मगलिंग है उसको रोकना। फ्रेंड्स, इसका जो सेक्शन 3 है, मना प्रभावी पदार्थों की सूची में जोड़ने या उसे लोप करने की शक्ति। सेक्शन 3 क्या बात कर रहा है? मना प्रभावी पदार्थों, साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस हैं उसमें जो पीछे जो लिस्ट दी गई है उसमें कोई भी पदार्थ है उसको जोड़ने या उसमें से लोप करने की शक्ति किसको दी गई है? तो यहाँ से बस इतना सा ही ओटी आपका बनेगा कि जो भी मना प्रभावी पदार्थ हैं उनकी सूची में जोड़ने या लोप करने की शक्ति किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। बाकी ओटी सिर्फ इतना सा ही है, पर नॉलेज के लिए आप इसको पूरा देख सकते हैं कि किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट उन चीज़ों को इसमें ऐड करेगी कि ऐसी जानकारी और साक्ष्य के आधार पर जो पदार्थों का है उसके बारे में वो जानकारी और एविडेंस वगैरह कलेक्ट करे, जांच करने के पश्चात वो उसमें ऐड कर सकती है या फिर उसमें से लोप कर सकती है। या फिर जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो हुई हैं उनको देखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो पीछे जो अनुसूची दी गई है उनमें से किन्हीं भी मनाही प्रभावी पदार्थों को या तो जोड़ सकती है या उसमें से उनका लोप कर सकती है। तो बस इसमें इतना ही देख लीजिएगा। देन फ्रेंड आता है हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 1 में है सेक्शन 3 हमारा, और चैप्टर 2 हमारा स्टार्ट होगा सेक्शन 4 से लेकर सेक्शन 7 तक। इसमें प्राधिकरण और अधिकारी के बारे में बताया गया है। सेक्शन 4 की भी हेडलाइन से ही आपका काम चल जाएगा कि जो स्वापक औषधियों के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के निवारण और उसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपायों का किया जाना। ओटी सिर्फ इतना सा बनेगा कि स्वापक औषधि जो मना प्रभावी पदार्थ हैं उनके दुरुपयोग तथा अवैध व्यापार को रोकने के लिए उपाय कौन करेगा? तो वो उपाय कौन करेगा, इसका आंसर क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी ये सेक्शन इतना बड़ा है और बाकी ओटी इसमें से कोई भी नहीं है। तो बस इतना याद रखिएगा कि स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थों के दुरुपयोग तथा अवैध व्यापार को रोकने के लिए उपाय सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसके बाद सेक्शन है हमारा अगला फ्रेंड्स 5, जो सेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट भी है और उसको हम पूरा ही पढ़ेंगे कि केंद्रीय सरकार के अधिकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों के बारे में बात की गई है इसमें। इसका सब सेक्शन 1 कहता है कि धारा 4 की उपधारा 3 के उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
केंद्र सरकार क्या करेगी, एक स्वापक आयुक्त की नियुक्ति करेगी और अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति करेगी। तो आयुक्त की नियुक्ति कौन से सेक्शन में दी गई है, सेक्शन 5 में दी गई है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरे इंडिया के लिए एक ही स्वापक आयुक्त होगा और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति करेगी उनके पदनामों के साथ, जिनको भी वो नियुक्त करना ठीक समझे। तो सब क्लॉज 1 हो गया इसका। सब क्लॉज 2 में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो स्वापक आयुक्त होगा वो क्या करेगा, अफीम पोस्त की खेती या फिर अफीम के उत्पादन, क्या टर्म यूज हुआ है यहाँ पर, अफीम पोस्त या फिर अफीम पोस्त की खेती या फिर अफीम के उत्पादन। तो इन सब चीज़ों का सुपरविज़न या तो जो आयुक्त है वो खुद करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्फत वो करेगा। तो बस इतना याद रखिए कि स्वापक आयुक्त अफीम पोस्त की खेती और जो उत्पादन है उसका सुपरविज़न करेगा, या तो खुद करेगा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के मार्फत करेगा। तो ये सब क्लॉज सबसेक्शन 2 हो गया है इसका। इसके बाद जो अगला थर्ड पॉइंट है इसका कि इस उपधारा के अधीन नियुक्त अधिकारी केंद्र सरकार के या सरकार द्वारा ऐसा निर्देश दिया जाए तो बोर्ड के या अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होंगे। मीन्स जो आयुक्त और अन्य अधिकारी हो जिनका सबसेक्शन 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट किया है वो किसके नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होंगे। तो वो सरकार के जिसने उनको अपॉइंट किया है मीन्स केंद्र सरकार के, और सरकार ने अगर कोई निर्देश दिया है तो और किस किस के नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होंगे, बोर्ड के, किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होंगे। वैसे बेसिकली आपको इसमें याद ये रखना है कि आयुक्त का अपॉइंटमेंट कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 5 में है। कौन करेगा, तो अपॉइंटमेंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 6 वनस्पति पदार्थों के लिए परामर्श समिति, ये सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो समिति बताई गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी का गठन करेगी। इस कमेटी का काम क्या है, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पर, एनडीपीएस से संबंधित किसी भी मैटर पर इस कानून से जुड़े हुए कोई भी परामर्श प्राप्त करना है तो वो समिति से परामर्श सलाह ले सकती है। तो स्वापक औषधि मनोप्रभावी पदार्थ परामर्श समिति सेक्शन 6 में बताई गई है। इसका गठन कौन करेगा, केंद्र सरकार इसका गठन करेगी। क्या क्यों गठन करेगी, प्रशासन, इस अधिनियम के प्रशासन से संबंधित विषयों पर जो सरकार द्वारा समय समय पर उसे निर्देशित किए जाएं सलाह और देने के लिए गठन करेगी। अब समिति में कौन कौन होगा ये इंपॉर्टेंट है कि समिति में एक तो अध्यक्ष होगा और 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी और उन सबका अपॉइंटमेंट भी कौन करेगी, उन सबका अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सब सेक्शन 3 में सिर्फ इतना बताया है कि समिति की बैठक कब की जाएगी, तो यहाँ पर सिर्फ इतना बोला गया है कि केंद्र सरकार अगर ऐसा करने की अपेक्षा करे तब की जाएगी और उसे जो समिति होगी उसको अपनी प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी। इसके बाद सब सेक्शन 4 है कि समिति यदि वे अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसा करना समझे, आवश्यक समझे, तो एक से ज़्यादा उप समितियाँ भी गठित कर सकती है। तो समिति क्या कर सकती है, अगर उसको लगता है तो वो एक से ज़्यादा समितियाँ, उप समितियाँ भी गठित कर सकती हैं। और उप समितियों में किनका अपॉइंटमेंट करेगी, तो उप समितियों में जो समिति में पदधारी हैं उनका अपॉइंटमेंट नहीं होगा, उनके अलावा अन्य व्यक्ति हैं उनको उसमें अपॉइंट किया जाएगा। उप समिति में समिति के जो सदस्य होंगे उनको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। इसका सबसेक्शन 5 है अध्यक्ष और समिति के अन्य सदस्यों की पदावधि, मीन्स जो टाइम पीरियड होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, पदावली लिखा हुआ है, मीन्स पदावधि मतलब उसका टाइम पीरियड कितना होगा। वैसे तो समिति इनमें 3 वर्ष होगा समिति का टाइम पीरियड, लेकिन जो अध्यक्ष सदस्य होंगे उनका टाइम पीरियड बाकी यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं है, रूल्स और रेगुलेशन में बताया गया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है वो क्या, जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, वो सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और कोई भी ऐसी शर्तें निर्बंधन क्या होंगी वो सारी चीज़ें भी कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बस इतना याद रख लीजिएगा आप। इसके बाद आता है अगला सेक्शन हमारा सेक्शन 7 राज्य सरकार के अधिकारी। जैसे सभी हमने 5 पढ़ा था केंद्र सरकार के अधिकारी, इसी तरीके से सेक्शन 7 राज्य सरकार के अधिकारी। अभी तक हमने सेक्शन 3 से लेकर 7 तक में, 6 तक में सारे में सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्ट्स के बारे में ही बात की है। 7 सेक्शन किसकी बात कर रहा है, स्टेट, तो राज्य सरकार की बात की जा रही है यहाँ पर। तो राज्य सरकार भी क्या कर सकता है, ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है जिसको वह इस प्रयोजनों के लिए ठीक समझे। तो स्टेट गवर्नमेंट भी अपने अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है। फिर इसके बाद सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया है वो किसके नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होंगे, तो वो राज्य सरकार के, या यदि वह सरकार निर्देश दे तो अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के साधारण नियंत्रण और निर्देशन के अधीन होंगे। 5 में बोर्ड था, यहाँ पर बोर्ड नहीं, और 5 में आयुक्त था, यहाँ पर सिर्फ राज्य सरकार के अधिकारियों, क्योंकि जो आयुक्त होगा वो पूरे के पूरे इंडिया के लिए सिर्फ एक ही होगा, स्टेट का अलग से नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर भी करें, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।